Good day, dear students. So we are proceeding our lecture, Mathematics, the language of the possibilities. We all know that mathematics is the language of possibilities. मैंने कहा मैथमेटिक्स एक है ना डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं है. मैथमेटिक्स एक लैंग्वेज है पॉसिबिलिटीज का, जो हमको अगर किसी ने इसका पॉइंट नहीं बताया, इसका यूज नहीं बताया, इसका एप्लीकेशन हमको क्लियर नहीं है फ्रॉम आवर अर्ली चाइल्डहुड, तो हम इसका पॉइंट नहीं समझ पाएंगे, तो इसको यूज नहीं कर पाएंगे. अगर किसी ने बोला कि भैया ये एक कोई चीज है जिसको हमें यूज करना है, तो अगर ये नहीं पता चला कि ये लिखने के काम आने का कोई इंस्ट्रूमेंट है, तो हम इससे बहुत सारे काम करेंगे. और अगर हमें लिखने के बारे में नहीं पता है, तो वी कांट यूज इट फॉर राइट अप समथिंग. सिमिलरली, हम जो अभी यहाँ पढ़ने जा रहे हैं, या हम अभी पिछली क्लासेस में एक लेक्चर सीरीज में जो पढ़ रहे हैं, वो कैलकुलस है. कैलकुलस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हमने डिस्कस करा. क्या था वो? डिफरेंशिएशन. डिफरेंशिएशन का मतलब होता है छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ना. अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे उनको इंटीग्रेट. इंटीग्रेट मतलब उनको टोटल करने की कोशिश करें. ठीक है, उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे. तो इंटीग्रेशन क्या होता है? इंटीग्रेशन को अगर हमने जो अभी तक पढ़ा है उससे लिंक करके देखें. ठीक है, उस वाली बात से इसको लिंक करके देखें, तो इसको समझ के देखें कि इंटीग्रेशन है क्या चीज. तो आपको ये समझ में आएगा कि इंटीग्रेशन जैसे मैथमेटिक्स का एक इनवर्स प्रोसेस होता है. इसका मैथमेटिक्स में हर फंक्शन का एक इनवर्स प्रोसेस होता है. कैसे? कौन सा इनवर्स प्रोसेस? जैसे क्या कहना चाह रहे हैं कि हमने एडिशन करा, एडिशन का इनवर्स प्रोसेस क्या हो गया? सब्ट्रैक्शन. किसी को ऐड करा तो उसका उल्टा बोला तो सब्ट्रैक्ट कर दिया. आप मजेदार बात समझोगे कि इसमें ऐसे बोले 10 में कितना ऐड कर दें कि आंसर 0 आ जाए. बताओ, 10 में क्या ऐड कर दे कि आंसर 0 आ जाए? तो ऑब्वियसली आपके पास आंसर होगा -10. और अब आप इसको थोड़ा सा लॉजिकली सोचो, तो एक्चुअली हम बचपन में हम यही लिख रहे थे हमारी अर्ली क्लासेस में कि 10 - 10 = 0. बट जब हम रियल नंबर पढ़ लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जब हम रियल नंबर पढ़ लेते हैं आफ्टर 6, 7 और 8 क्लास और 10 तक आते आते उसमें मेच्योरिटी ले लेते हैं, तो हमें पता है कि माइनस का कोई ऑपरेशन नहीं है, हम खाली नेगेटिव नंबर को ऐड करते हैं. ये मैंने एक एग्जांपल बताया मैथमेटिक्स की ब्यूटी का. सिमिलरली डिवीजन है, और डिवीजन का उल्टा क्या हो जाएगा? मल्टीप्लिकेशन. अब देखो, ये है ना लैंग्वेज का बैरियर है कि हमें बोलना पड़ता है कि उल्टा हो जाएगा. ये इसका कन्वर्स प्रोसेस है. इनवर्स तो बोल लो आप, मैंने कहा आपको फिर से देखो, भाषा की समस्याएं तो हमको थोड़ी थोड़ी हर जगह रहेंगी रहेंगी. ये इनवर्स प्रोसेस नहीं है प्यारे बच्चों, ये है कन्वर्स. मतलब इसके साथ ही मिलके टोटलिटी को हम मिल पाते हैं, मिल जाती है हमको टोटल, मतलब ऐसा को लगता है. ऐसे ही अगर हमको इनवर्स ऑपरेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ढूंढना है, इनवर्स ऑपरेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ढूंढना है, तो उसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन. ठीक है, डिफरेंशिएशन में हमने किसी भी कर्व को छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करा और इस पे टेंजेंट लेना सीखा. ये जो स्मॉलर पार्ट है ये है हमारा dx,
अगर ये किसी कर्व से आपने निकाल के बनाया है तो हम क्या ढूंढ रहे हैं? देखो कैसे सुंदरता से ऐसा लगेगा, आप आखिरी में देखोगे कि मैंने पहले ग्राफ बनाया था और फिर इसमें से ये निकाला है। तो हम लेते हैं dy/dx, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंस ऑफ फंक्शन, पहला अवकलन, पहली अवकलनीयता, डिफरेंशिएबिलिटी। किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे तो हम क्या लेते हैं? इसका स्लोप, ढलान। इसी स्लोप को हमने डिफरेंशिएशन के मैथमेटिक्स में। अब यहाँ पे बात आती है कि जो ये आपने यहाँ पर डायग्राम या ग्राफ या फंक्शन बनाया है, इसको अगर हमें वापस इकट्ठा करना है तो भाई आपने जो तोड़ा उसको जोड़ो भी तो। एक जगह से कहीं सामान उठा के रख दिया तो वापस भी तो लाना है। बहुत प्यारा सा घरेलू एग्जांपल देता हूँ। दिवाली की सफाई में किसी रूम को एम्प्टी करते हैं हम, तो पूरा सामान एक साथ लेके जाते हैं क्या? नहीं, छोटे छोटे बॉक्सेस में सारे घर के लोग मिलके धूप में बाहर उनको रखते हैं, है ना। उनको बाहर हमने रखा, और जब पुताई हो गई, पेंट हो गया, कलर हो गया, साफ सफाई हो गई, सब कुछ हो गया, तब उसको वापस से अपनी जगह पे लाके। तो ये जो छोटे छोटे पार्ट में करना है वो क्या है? डिफरेंशिएशन। और वहां जाकर जो उनका कलेक्टिवनेस हो गया, छोटा बच्चा बोलेगा, सपोज चिंटू है, चिंटू बोलेगा कि मैं यहाँ पे 10 पैकेट लेके आया हूँ। उसके बड़े भाई बहन ने बोला, मीनू ने बोला कि भाई मैं यहाँ पर 15 पैकेट लेके आई हूँ। तो एरिया डिसाइड कर रहे हैं, वो अपनी जगह बता रहे हैं कि जैसे ये ब्लॉक्स हैं, तो बोले ये ब्लॉक्स मैं लेके आया था, तो मेरा यहाँ पर है क्रेडिट। किसी ने इनको लगाया कि भाई आप एक ब्लॉक लेके आओगे तो आपको 5 रुपीज मिलेगा या कुछ क्रेडिट वैल्यू मिलेगी। तो एक बच्चा बता रहा है उनमें से कि मैं इतना लेके आया, एक दूसरा बोल रहा है कि नहीं मेरे पास तो ये इतना सारा क्रेडिट था, मेरा इतना दो मेरे को। 3 पार्ट में है, 3 ब्लॉक्स के बराबर। तो ये जो हम यहाँ पर काउंटिंग कर रहे हैं ना, क्रेडिबिलिटी दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन एक सच क्या हो सकता है? एरिया, एरिया काउंटिंग, ऐसा बोले अपन। पर हमें यहाँ पर प्योर मैथ्स नहीं पढ़नी है, मैं आपको पहले भी क्लियर कर चुका हूँ। हमारे इस कोर्स का जो टारगेट है वो एज ए ब्रिज है फॉर साइंस स्टूडेंट एंड आवर जेई और नीट एम। जो बच्चे 9th में या 10th में हैं और 11th और 12th में जाना चाहते हैं, या जो 11th 12th में हैं और नीट के एस्पिरेंट्स हैं, जिनको फिजिक्स में डर लगता है और वो न्यूमेरिकल्स में अपने अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं करते, उनके लिए ये कोर्स है। तो मैं यहाँ पर बहुत लेमैन और सिंपल लैंग्वेज का यूज करने वाला हूँ। प्योर मैथ्स वालों के लिए ये लेक्चर नहीं है। वो प्योर मैथ्स वाले डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन को अपने आप में एज ए सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो वो इस पर अपने आप को डाइल्यूट ना करें, वो अपने कोर कॉन्सेप्ट पर ही जाएं। तो एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं हम इसको। मतलब इसको अगर अपन प्योर तरीके से एक्सप्लेन करें तो हम बोलेंगे कि अगर y इज द फंक्शन ऑफ x और y इज द फंक्शन ऑफ x को somebody has plotted, किसी ने इसको प्लॉट करके बनाया, कि ये ऐसा ग्राफ है, इसका फंक्शन बनाया। तो अब इसमें आप देखो कि हम अगर इसके छोटे छोटे पार्ट कर लेते हैं तो ये छोटे पार्ट लगभग लगभग एक रेक्टेंगल जैसे आएंगे। ये जो रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेशन है ना, यही हमारा टारगेट है। ऑल दो हर केस में हमको ग्राफ नहीं मिलता है, इसलिए हम यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यूज पे जाते हैं। तो ये है मेरा स्टार्टिंग का वैल्यू। सपोज ये x1 है, इस x1 को हम बोलेंगे लोअर लिमिट या इनिशियल वैल्यू। और इस x2 को हम बोलेंगे अपर लिमिट और फाइनल वैल्यू। और ये यहाँ पे जो एरिया कैलकुलेशन का रिकॉर्ड बिल्डअप होने लग गया है, ये है हमारा काम। छोटे छोटे रेक्टेंगल में आ रहा है, छोटे छोटे रेक्टेंगल में आ रहा है।
इसको कैसे डिनोट करते हैं, ये इंटीग्रेशन के लिए हमने एक आई सिंबल यूज किया और ये लिखा। ये है इंटीग्रेशन का पक्का, जो कि बायो वाले बच्चों को या नीट के एस्पिरेंट्स को दुश्मन जैसा लगता है, बट उम्मीद उम्मीद करता हूं मैं, आई होप कि आप जैसे जैसे इस कोर्स को कंप्लीट करेंगे ये आपके लिए डरावना नहीं होगा। एफ एक्स डी एक्स, देखो इसके डरावने नहीं होने की मैं एक और रीजन बताता हूँ। इससे जो ये है ना, ऐसा नहीं कि हमने अभी देखा, इसका प्रीवियस वर्जन भी हम देख चुके हैं 10th क्लास में। इसको लिखते थे हम ऐसे, सिग्मा, याद हो आपको तो, डेफिनेटली 10th पास करके ही आए हैं। तो यहां पर ये होती थी इसकी इनिशियल वैल्यू और यहां होती थी फाइनल वैल्यू। और क्या करते थे, यहां पर हमने लिखा एक्स आई, इसमें क्या था, एक्स वन, एक्स टू, अप टू एक्स फाइनल। तो जो ये ऊपर लिखा हुआ है ना वो है फाइनल यानी कि अपर लिमिट, और जो ये नीचे लिखा हुआ है ना ये क्या है, ये है इनिशियल। और फॉर्मूला क्या लग रहा है, x1 प्लस x2 प्लस x3। जब ये काम हम यहां पर किसी कंटिन्यूअस कर्व में करेंगे तो उसको अपन इंटीग्रेशन बोल देते हैं, बस। ठीक है, डिफरेंशिएशन का कोई पुराना कंपटीटर या पुराना कंपेनियन नहीं है प्रीवियस क्लास में, पर इंटीग्रेशन का है। आई होप कि ये वाली बात आपको हेल्प करेगी इससे कनेक्शन फील करने में। देखो मैंने आपको पहले भी बोला है, अभी भी बोलूंगा, आगे भी बोलूंगा, ठीक है, रिपीटेशन हमारे शास्त्रों में मना नहीं है। अगर उससे कभी भी किसी की बत्ती जल जाती है तो कोई दिक्कत नहीं, हम एग्जाम्पल सेम एग्जाम्पल रिपीट कर सकते हैं। पढ़ने में बोर होना पढ़ने का सिम्टम है कि हाँ इतना तो हमें पहले पता है ही, तो बोर होने को पॉजिटिव साइन समझना हमेशा। क्या, कि यहाँ पे जो भी हम यहाँ पर काम कर रहे हैं वो हम पहले कर चुके हैं, बस उसको आगे एक्यूमुलेट कर रहे हैं। अगर आपको कोई नई चीज सीखनी है, नया दोस्त बनाना है, नया रिश्ता डेवलप करना है, तो आपके उसके साथ इंटीग्रिटी बनानी पड़ेगी, इंटरेक्शन करना पड़ेगा। आपका अगर कोई घर में गेस्ट आता है और ये बताता है कि मैं तुम्हारे पापा के गांव से पड़ोस में रहता हूँ, भले ही वो दूर का हो, बट जैसे जैसे वो कनेक्शन सेटअप करता जाएगा, हो सकता है आपके विलेज में, आपके गांव में, आपके टाउन में उसका डिस्टेंस काफी ज्यादा हो। अभी तो क्या आप सब लोग अपने अपने होम टाउन में ज्यादा से ज्यादा कोई बिग सिटी में आके कंपटीशन की प्रिपरेशन करता होगा। जब आप इंजीनियरिंग या मेडिकल कॉलेज के लिए या हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाओगे ना, सपोज कोई जयपुर का पर्सन है और वो चला गया है कोयम्बटूर या आईटी चेन्नई या ऋषिकेश एम्स जोधपुर, तो वो वहां पर सिर्फ इतनी बात से इंटरेक्शन कर लेता है, अपना ग्रुप बना लेता है कि ये पर्सन जयपुर का है। इससे कोई मतलब नहीं है कि उसकी क्या कम्युनिटी है। अगर आप विदेश में पढ़ रहे हो, फॉरेन में पढ़ रहे हो, आप सपोज यूके चले गए, जर्मन चले गए, तो सिर्फ इतनी पहचान सफिशियंट है आपको इंटरेक्शन करने के लिए कि आप इंडिया से हो। तो ये सिर्फ एग्जांपल दिया है मैंने अपने कनेक्शन को फील कराने के लिए। तो इसको क्या बोलते हैं, ये वो फंक्शन है बच्चों जिसको इंटीग्रेट किया जाना है, और ये वो है जिसके रिस्पेक्ट में एक्स इज द वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। इसको हम ऐसे बोलते हैं, जो एक्स है वो वेरिएबल है इसका, ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का वेरिएबल ढूंढना अपने आप में एक टास्क है, और ये पूरा का पूरा इंटीग्रेशन कहलाएगा। और मैं इसको क्या डिसाइड कर रहा हूं, क्या डिफाइन कर रहा हूं, एरिया। हम इसको बोलेंगे कि ये वो है जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। इंटीग्रल साइन का मीनिंग समझ में आ गया आपको। अगर हमें इंटीग्रेशन में अपर लिमिट और लोअर लिमिट नहीं गिवन है तो हम इसको बोलते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल। if limits are not defined, अगर लिमिट्स डिफाइन नहीं है तो हम इसको बोलते हैं इनडेफिनेट। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है। और अगर डेफिनेट लिखना है
तो हम बोलेंगे कि इफ लिमिट्स आर डिफाइंड। दोनों केस में कैसे डिफरेंस करते हैं वो अपन को पता चल जाएगा। फिजिक्स की प्रॉब्लम में आपको ज्यादातर है ना डेफिनेट इंटीग्रल मिलेगा, आप ज्यादा लोड लेना ही नहीं है। आपको समझने की कोशिश ये करनी है कि बस प्रॉब्लम याद कैसे, मतलब फॉर्मूला कैसे लर्न हो। देखो ये कॉन्सेप्ट हो गया। डिफरेंशिएशन से कंपेयर कर दो। डिफरेंशिएशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या था? डिफरेंशिएशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग था स्लोप फाइंड करना, काटना, टेंजेंट ढूंढना। और इंटीग्रेशन का ज्योग्राफिकल ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है? एरिया ढूंढना। कई बार हमें इंटीग्रेशन करने को बोलेगा, बट इंटीग्रेशन रिक्वायर्ड नहीं है इफ वी नो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट। ऑल्दो इंटीग्रेशन के फॉर्मूला लगाकर भी आंसर आएगा। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा कि कब जाकर इस टूल को यूज करना है। बस आपको करना क्या है? अपने बेसिक पढ़ने लिखने के रूल्स को फॉलो करना है। पढ़ने लिखने का बेसिक रूल क्या होता है? जो भी पढ़ रहे हो उसको लिखते चलो। फॉर्मूलाज। सबसे पहला फॉर्मूला, अगर हमें इंटीग्रेट करना है एक्स की पावर एन डी एक्स, तो इसका बहुत सिंपल इंटीग्रेशन है एक्स एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। और ये आपको टेंथ क्लास से पता है कि अगर डिनोमिनेटर, नाइन्थ क्लास है एक्चुअली, अगर डिनोमिनेटर में कोई ऐसा टर्म आता है तो हमें उसको मना करना पड़ता है कि भैया यहाँ पर एन आप कुछ भी ले लो, बट ऐसा मत लो कि वो गायब हो जाए, इन्फिनिटी हो जाए, यानी कि एन प्लस वन जीरो नहीं होना चाहिए। इसके साथ में हम यहाँ पर एक कांस्टेंट टर्म लगा देते हैं वाई, बिकॉज हमने इसको इनडेफिनेट इंटीग्रल लिया है अभी तक। कौन सा टर्म लिया है? इनडेफिनेट। ये है फॉर लिमिट्स। जो भी आपको नहीं पता चले आप उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा लो, उसको डेफिनेटली हम क्लियर करेंगे। ठीक है, जैसे इसमें एक फॉर्मूला लिखता हूं मैं, मतलब एक एग्जांपल लिखता हूं। आपको बोला इंटीग्रेट कीजिए एक्स की पावर टू, इसके रेस्पेक्ट में करना है, ये जरूर पूछना है। सिमिलरली जैसे हम डिफरेंशिएशन के लिए पूछते हैं ना, वैसे ही। तो देखो इसके इंटीग्रेशन का रिजल्ट आएगा बच्चों, सामने जो लिखा हुआ है उसी फॉर्मूले से, टू प्लस वन, और नीचे भी टू प्लस वन। क्योंकि हमें नहीं पता है लिमिट क्या है, दैट्स वाई हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? एक कांस्टेंट। आंसर क्या हो गया? एक्स थ्री अपॉन थ्री प्लस सी। क्लियर? अब सपोज हमारे पास एक फंक्शन होता y इक्वल टू एक्स थ्री अपॉन थ्री प्लस सम कांस्टेंट, और कोई इसको बोलता है कि फाइंड डी वाई बाई डी एक्स को डिफरेंशिएट करो विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो हम क्या करते? डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला आपको प्रैक्टिस हो ही गया होगा। वन अपॉन थ्री कॉन्स्टेंट, इसको साइड में लिखो। थ्री एक्स, थ्री माइनस वन टू, कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, आंसर विल बी एक्स स्क्वायर। क्या नोट किया आपने? डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का रिवर्स प्रोसेस है। एक्स स्क्वायर के डिफरेंशिएशन से एक्स क्यूब बाय थ्री आया, साथ में कांस्टेंट आया। कांस्टेंट की वैल्यू वन टू थ्री फोर फाइव डिपेंड करता है फिजिकल कंडीशन क्या है, कुछ भी पॉसिबल हो सकती है। यहाँ पे दूसरा, जो भी आपका कांस्टेंट आएगा उसका डिफरेंशिएशन तो जीरो ही आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई हमको फर्क नहीं पड़ता। बट मैं इसमें आपको साथ साथ और बताता हूँ, देखो एक और एग्जांपल से लिमिट को कैसे यूज करना है। यह है क्वेश्चन एक्स की पावर थ्री डी एक्स, और बोला है इसको इंटीग्रेट करो फॉर्म वन टू थ्री। और ढंग से देखना इस बार कांस्टेंट को कैसे ट्रीट करते हैं। फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या था? एक्स थ्री प्लस वन एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, को मैं टू लिख देता हूँ फॉर इजीनेस। मैं आपको बताऊंगा अभी क्यों।
बिना बात के क्यों दिमाग लगाए जब यहाँ पर कुछ सीखना ही है तो प्रॉब्लम आएगा तो देखेंगे ही। तो x की पावर 2+1। अब जो इसके बाद का मेथड है ना वो आपके काम आने वाला है। यहाँ पर हम लिखते हैं लोअर लिमिट और यहाँ लिखते हैं अपर लिमिट। इसको क्या बोला है मैंने, अपर लिमिट यूएल, और इसको बोला है लोअर लिमिट। एक लोअर लिमिट हो गई, एक अपर लिमिट हो गई। इस जगह पर किसको लिखा, अपर लिमिट को। इस जगह पर किसको लिखा, लोअर लिमिट को। फर्दर सॉल्विंग देखो, 1/3 को बाहर ले लो कांस्टेंट। ये क्या हो गया है, x3, और यहाँ पे 3 और ये 1। अगला स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ध्यान जैसे ही भटक गया तो आप यही कहते हुए रहोगे कि दोबारा बता दो, दोबारा बता दो। देखो 1/3, कि दोबारा बता दो तो हम है ना क्लास में बोलते हैं, ऑफलाइन क्लासेस में। बट यहाँ तो आपको पता है कि आपको खाली वीडियो पॉज करना है, पीछे जाना है और अपनी आदत बिगाड़ लेनी। हाँ सही बोल रहा हूँ मैं। ऐसा करके हम धीरे 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 अपनी आदत बिगाड़ लेते हैं। हमें लगता है कि अगर टीचर ने थोड़ा कोई चीज़ जल्दी भी बोल दी, जबकि वो सोच समझ के फास्ट बोल रहा है ताकि आपकी अलर्टनेस का लेवल इंक्रीज होता जाए। बट अगर आपने ये आदत डाल ली कि मैं पीछे जाके देखता रहूंगा, तो आप धीरे हर बार पीछे जा जाके देखते रहो, और टाइम की स्पैन जो है वो आपका इंक्रीज हो जाएगा। ऑब्वियसली दूसरे हिस्से का टाइम आपको यहाँ लगाना। तो देखो, सबसे पहले अपर लिमिट रखी, एक्स की जगह 3 पुट करा, पावर 3। फिर बीच में माइनस का साइन बाय डिफॉल्ट, फिर लोअर वैल्यू रखी और पावर 3 रखा। समझ में आया क्या किया। आपको यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है। मैं इसको ग्राफ के फंक्शन से फिर बताता हूँ। देखो अगर आपको ये बात थोड़ी सी अजीब लगती है तो, जैसे मुझे x1 से x2 बताना है, तो पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ तक की वैल्यू निकाली मैंने, ये वाली वैल्यू। सपोज ये वैल्यू है 10। फिर मैंने x1 की वैल्यू निकाली, सपोज ये वैल्यू है 2। पर मेरे को निकालना तो इतना पार्ट है ना, तो करना मेरे को क्या है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि 10 माइनस, ये मेरा कॉन्सेप्ट, 10 - 2 आना चाहिए। आई थिंक अब आप यहाँ पर इसको समझ गए होंगे कि ये मैंने क्या करा है। तो अब सिंपल सा मैथमेटिक्स का काम है, 1/3, 3393, 27 -1, तो ये हो गया है 26/3। अब 26/3 3 से डिविजिबल है क्या, नहीं है, तो यही हमारा आंसर है। ठीक है। थोड़ा अजीब अगर लगता है तो कोई दिक्कत नहीं है, अजीब लगने का मतलब है कि हाँ हम ध्यान दे रहे हैं। देखो मैंने कहा ना पॉसिबिलिटी का साइंस है, पॉसिबिलिटी की लैंग्वेज है मैथमेटिक्स। तो आपको हर स्टेप में बस एक ही बात ध्यान रखनी है कि हमको रुकना नहीं है, पढ़ते चलो, समझते चलो, प्रॉब्लम को देखते चलो। एक से बात नहीं क्लियर होगी दूसरे से क्लियर होगी। टीचर जो भी है, भले ऑफलाइन या ऑनलाइन हो, बहुत प्लान्ड वे में पढ़ाते हैं हम पहले दिमाग में एक प्लान बनाते हैं कि इसको इसके बाद ये प्रॉब्लम, इसके बाद ये प्रॉब्लम, इसके बाद ये डिस्कशन करना है। कि अगर किसी को कोई ऊपर का समझ में नहीं आया तो आगे उसी को एक्सप्लेन करने वाला प्रॉब्लम होता है, या एक्सपीरियंस टीचर होते हैं। ठीक है। तो ये सब आपको आता जाएगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा परेशान नहीं होना। एक एग्जांपल लेता हूं मैं, x² या x³ ले लेते हैं। आपको लगता है x³ नहीं ले रहा मैं, प्लस 1/x² +2, ये लिया मैंने फंक्शन। थोड़ा सा बड़ा हो गया पर डरने का नहीं, अपन अभी है यहाँ। ठीक है। वैल्यू मैंने लिया है 0 to 2। यहाँ पे लिखा जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा था उसी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। अब ये 3 पोर्शन है, आप 3 को 2 अपने अलग अलग पार्ट में स्प्लिट कर लो। x³ dx, ये पहला स्टेप। x -2 dx, ये 1/x² जो लिखा है ना, इसको मैंने दूसरे तरीके से लिख दिया, और ये 2x⁻0। बाकी सब तो ये ठीक है, ये 2x⁻0 का नाटक समझ में नहीं आया।
एक्स की पावर जीरो इज 1, तो 2 ही तो है वो। एक्स क्यों लिखा फिर साथ में, ताकि आपको एक्स और डीएक्स का आपस का रिलेशन मिले। बाकी हम इस वाले आखिरी वाले पॉइंट से भी कुछ सीखेंगे कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या था, जीरो। कांस्टेंट का अवकलन शून्य होता है, डिफरेंशिएशन जीरो होता है। इंटीग्रेशन क्या होता है वो भी आप देखना है यहाँ पर। अगला स्टेप करा तो सिंपल सा फॉर्मूला था हमारा, लिमिट भूलनी नहीं है, जीरो से लेके टू है, जीरो से टू है, जीरो से टू है। इसको करा तो ये हो गया एक्स की पावर 3+1 यानी 4/4। यहाँ पे लिमिट सब्सटीट्यूशन की तैयारी हो गई है। अगले वाले को ध्यान से देखना, क्योंकि जहां भी नेगेटिव साइन आता है वहां पे हम नेगेटिव मार्किंग लेके तैयार हो जाते हैं, कॉपी चेक करने वाले लोग। बट आप समझदार हो, x-2+1, और यहाँ पर भी क्या हो गया, -2+1। अपने फॉर्मूले पे अडिग रहना, जीरो से टू, यहाँ पर टू कांस्टेंट बाहर रखो, x की पावर 0+1। एक बार ही अपन इतना माइन्यूटली कर रहे हैं इसको डिटेलिंग से, बाकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो बहुत जल्दी जल्दी करने लग जाएंगे। फंसने का कहीं कोई काम नहीं है। अब इसकी अगली स्टेप, 1/4, 2 की पावर 4 माइनस 0 की पावर 4, ये क्या कर दिया, ये करा है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब यहाँ पे देखो, इस वाले पार्ट में जो आया है -2+1 दैट इज -1, वो माइनस कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो वो बाहर आ जाएगा तो मैंने माइनस लिख दिया, माइनस का 1 है यहाँ पे, अंदर क्या हो गया, अंदर हो गया है -1, x की पावर -1, और x की पावर -1+2। ठीक है, x की पावर यहाँ पर क्या लिखा मैंने, 2, मतलब ये कितना हो गया, अब x की पावर 1 था तो ये हो गया है 2 की पावर 1 माइनस 2 की पावर। देखो मैंने पूरा x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर ली, बीच वाले पार्ट में नहीं करी है। बीच वाले पार्ट में आपको कुछ और देखने को मिलेगा, देखना क्या। बीच वाले पोर्शन को अगर हमने डिटेलिंग में देखा, देखो ऊपर वाला ये वाला तो हो गया 1/4, 2 की पावर 4 यानी कि 16 -1। अब इसमें क्या करें, 1/x था ये तो, और लिमिट क्या है, 0 से 2 +2, और ये है 2 - 1। ये वैल्यू कितनी हो गई, 4 माइनस, सिर्फ सीखने के लिए कर रहे हैं इसको, 1/2 माइनस 1/0 +2। तो अगर आपने गौर करा तो ये वाला जो पोर्शन है ना वो हमको किस पे दे देगा, नॉट डिफाइंड। 1/0 या तो इन्फिनिटी बोल लो, और ज्यादा एग्जैक्टली बोलोगे तो अपन बोलते हैं कि नॉट डिफाइंड। तो आपको ऐसी वैल्यूज में ध्यान रखना है कि अगर हमारा ध्यान 1/x पे पहले ही चला जाता तो हमको इधर उधर का करने की जरूरत नहीं है। ये होता है एग्जाम में टाइम बचाने के तरीके। ठीक है, तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, नॉट डिफाइन के साथ आप कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट कर लो, नॉट डिफाइन ही रहेगा, तो फाइनल आंसर यही रहेगा। ये इसका फाइनल आंसर है। मैं कोई कहीं कोई डिस्कशन नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा काम। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं, देखो। बोला y = 2x+1, ये फंक्शन है, इसको इंटीग्रेट करो। y = 2x+1 is a function, integrate it from
0 to 2। अब देखो मान लो हमारे पास दिमाग नहीं है, सॉरी टू से, पर दिमाग नहीं है का यहाँ पर मीनिंग ये होता है कि हम जस्ट मशीन की जैसे करते जा रहे हैं। जो मैंने बताया आपने उसको बिना सोचे समझे, जो भी जस्ट प्रीवियस वाला केस था वैसे ही करना चालू कर दिया। तब खुद का कोई इंटेलिजेंसी अभी हमारी डेवलप नहीं हुई, मान लो अपन प्रोसेस में है, तो मैं इसको ऐसे करूंगा 0 से 2। और ये बिल्कुल गलत नहीं है ना? ये बिल्कुल गलत नहीं है, ये ऑफेंसिव स्टेटमेंट नहीं है कि दिमाग नहीं है, कहीं आप इसको सोचो कि ऐसा कैसे बोला है, नहीं। 2x+1 है, तो अब मैंने करा तो ये हो गया 2x dx और dx। 0 to 2, 0 to 2 बाहर लिया कांस्टेंट को, और x की पावर 2 अपॉन ये लिमिट 0 to 2, इसका डिफरेंशिएशन 1 और लिमिट 0 to, ये डिफरेंशिएशन 1 वाली बात पता चल गई। इसके कॉफिशिएंट को x की पावर 0 लिखो और इंटीग्रेशन में x की पावर 0+1 अपॉन 0+1 कर दो, जो हमने ऊपर करा। अगर कहीं dx लिखा हुआ मिलता है तो आप इसको याद रख सकते हो, अगर dx है तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन x आता है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन x आएगा, और x में अब हमने यहाँ पे वैल्यू रख दी है। तो देखो 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या? तो ये हो गया है 2 की पावर 2 4 माइनस 0 प्लस, यहाँ पर मेरे को x रखना था, अब यहाँ पर आ जाएगा 2 माइनस, तो ये हो गया 4+2 यानी 6, क्या आंसर। बट मान लो मैंने कहा कि इसका इंटीग्रेट करना है, बट आपने देखा कि यार ये इक्वेशन तो मेरी पहले भी देखी हुई है, तो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन जिसका इंटरसेप्शन पता है मुझे, स्ट्रेट लाइन जिसका स्लोप पता है मुझे, ढलान पता है मुझे, तो ये ग्राफ कैसा आ रहा है? ये ऐसा आ रहा है, ये इसका इंटरसेप्शन है। इंटरसेप्शन मतलब अंतःखंड, और अंतःखंड की वैल्यू, इंटरसेप्शन की वैल्यू क्या है? 1। क्या है? 1। और ये जो यहाँ पर आ रहा है ना थीटा, दैट थीटा इज tan थीटा, और ये कितना है? 2। कहाँ से पता चला? इस इक्वेशन को देखकर ही पता चला। अब मुझे बोला है 0, तो 0 रखा, तो मैंने 0 वैल्यू रखी तो पुट करी तो 0 आया, 1 आया। और जब मैं 2 रखूंगा, तो जब मैं x=2 पुट करूंगा, तो y क्या आएगा? 2, 2+1 यानी कि 4+1 5। तो इसका मतलब x=2 पर, ये तो 0 है, वैल्यू कितनी होगी इसकी? 5। 5। और अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम मुझे क्या फाइंड करना है? मुझे ये एरिया फाइंड करना है। याद करो ये कि ये इक्वेशन हमने v=u+at में देखी थी, इक्वेशन मोशन डेरिवेशन, है ना? गति की द्वितीय समीकरण का डेरिवेशन किया था, तो इसी एरिया से किया था। ये एक ट्रेपेजियम है, एक चतुर्भुज है इस तरह का, जिसमें दो पैरेलल साइड हैं, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड 1+5 इंटू गैप बिटवीन दैम, उसके मध्य में दूरी, कितनी दूरी है? 2, और डिवाइड बाय 2, आंसर विल बी। क्लियर है? दूसरी तरफ देखो क्या लिखा हुआ है, और यहाँ पे देखो, पैसा काम है ना। मतलब हमको करना क्या है? हमको सिर्फ ये देखना है बच्चों कि इजी कैसे हो सकता है, टाइम कैसे बचाएं। क्या ये दोनों अलग अलग टेक्निक है? नहीं, कॉन्सेप्ट तो एक ही था। इंटीग्रेशन का बेस क्या है जिसको उनको भूलना नहीं है? अब मान लो मैं ये बोलता कि आप इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करो, तो आप dy/dx थोड़ी करते। अब बोलो हम तो यही करते।
करना नहीं चाहिए था आपको, सिर्फ अगर इसका स्लोप पता है तो अब बोलो इसका dy बाई डी एक्स 2 आएगा, और आप देख लो इसमें रख के 2 आएगा ही नहीं आएगा, डेफिनेटली 2 आएगा dy बाई डी एक्स। भाई इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट क्या है? इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट है एरिया ढूंढना, कहाँ से कहाँ तक वो हमको बताएगा कोई, और जो भी हमको बताएगा वो अपन इसको कर लेंगे। तो देखो एक पर्टिकुलर फॉर्मूले की प्रैक्टिस करी है हमने, बाकी इसके जो यूज है ना, और दूसरे फॉर्मूले देखें, एक तो यही देख लो, x माइनस वन डी एक्स, जिसको हम डी एक्स अपॉन एक्स लिखते हैं, ये है log x। क्या है ये? log x। यहां पर मैं फिर से वही लिख देता हूं, ये है लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट। पर्टिकुलर log के लिए log e अपर लिमिट माइनस log e लोअर लिमिट। लॉग की अपन बात कर नहीं रहे हैं, लॉग को अपन एक सेपरेट छोटा सा वीडियो बनाकर समझेंगे कि लॉग की बेसिक प्रॉपर्टीज क्या होती है और ये हमको किस तरह से यूजफुल रहने वाला है। लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है, उसके बेस पर अपन इसको लिख देते हैं लॉग अपर लिमिट अपॉन लोअर लिमिट। ठीक है, तो ये लॉग की आइडेंटिटी का अपन ने काम कर। और फॉर्मूला कोई? हाँ बहुत सारे फॉर्मूले हैं, फॉर्मूलों का तो देखो अलग काम है, फॉर्मूले की मैं आपको पीडीएफ यहाँ पे शेयर कर दूंगा। फॉर्मूला याद होना तो पहली रिक्वायरमेंट है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। आपको कॉन्सेप्ट आता है, बोले हमने याद हो गया, इंटीग्रेशन मतलब एरिया ढूंढना, डिफरेंशिएशन मतलब स्लोप ढूंढना या tan थीटा का फॉर्म निकालना, बट फॉर्मूला ही नहीं पता। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, वेरी गुड। बस इतना सही, तो ऐसे तो याद रखने होते हैं छोटे छोटे से, प्रैक्टिस करते चलो। अब बताओ साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, बिल्कुल सही कॉस एक्स, बट यहाँ पर इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन में आता है माइनस कॉस एक्स। अगर मुझे यहाँ पे लिमिट नहीं लिखी है तो मैं यहाँ पर एक कांस्टेंट लगा के लिख देता हूँ, लिमिट रखी है तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा के सॉल्व करना है। और कोई इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, बहुत अच्छे फॉर्मूले हैं, cos x dx, तो यहाँ पर आएगा sin x प्लस सम कांस्टेंट। ठीक है, थोड़ा सा इसका स्पेशल फॉर्म देखें तो साइन, किसी ने लिखा ए एक्स प्लस बी, ये मानो किसी ने लिखा, और बोला इसको इंटीग्रेट करो। ठीक है, लिमिट अपन वही बाद में रख लेंगे, कांस्टेंट लगा के लिखते हैं इनडेफिनेट। तो बहुत सिंपल सा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है बच्चों, ध्यान रखना, डिफरेंशिएशन में टर्म आगे आती थी, यहां पर क्या होगा, सबसे पहले तो आप इसको लिख दो cos ए एक्स प्लस बी। ये तो सिंपल, बिना दिमाग लगाए, बिना दिमाग लगाने का फिर वही बोल रहा हूँ, गलत सेंस में मत जाना, जो अपन को अभी अभी पढ़ा उसको ऐसा कैसा रखो। फिर देखो कि मैंने अभी क्या बोला, मैंने बोला डिफरेंशिएशन में ये वाला टर्म अगर होता तो ये आगे आ जाता, इंटीग्रेशन में ये नीचे आ जाएगा। बस इतना सा हमको ध्यान देना है, और साथ में ये तो आ ही रहा है, ये क्यों आ रहा है बार बार सी, जस्ट कांस्टेंट के लिए। ठीक है, आप इसको उल्टा करके चेक करोगे तो भी आपको मिल जाएगा। उल्टा करने का मतलब अगर रिवर्स ऑर्डर में इसको हमने देखा तो भी मिल जाएगा। साइन एक्स कॉस एक्स के डिफरेंशिएशन अपने आप में सफिशिएंट है, और भी अगर कोई इंटीग्रेशन देखें एस एच एम वगैरह के लिए तो सिक्स में ई एक्स डी एक्स, ई एक्स का डिफरेंशिएशन याद है, ई एक्स ही रहता है, तो यहाँ पर भी ये यही रहेगा, ई एक्स प्लस हम कौन। अब मैं आपको फिर से एग्जांपल बताता हूँ कि मेरे को इंटीग्रेट करना है साइन थीटा को विथ रेस्पेक्ट टू डी थीटा, लिमिट है 0 to π/2। भाई थीटा एंगल है तो हमको लिमिट एंगल के टर्म में लेनी पड़ेगी, तो वैल्यू निकालेंगे।
अब मैंने इसका फॉर्मूला यूज किया जो अभी अभी लिखा था, माइनस कॉस ऑफ थीटा ना, माइनस तो आएगा ही आएगा। ये इस बार सी नहीं लिखेंगे, इस माइनस को बाहर लगा दो। अब अपर लिमिट रखने का टाइम आ गया, कॉस पाई बाई टू। बीच में माइनस का साइन बाय डिफॉल्ट आएगा ही आएगा। फिर यहाँ पर कॉस जीरो, क्या रखा मैंने, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब याद करो कॉस पाई बाई टू का वैल्यू, वेरी गुड, जीरो माइनस वन, तो आंसर इज प्लस वन। आंसर है इसका, तो साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू पाई बाई टू कितना हो गया है, प्लस। आपको साइन थीटा का ग्राफ पता है या नहीं पता है, दोनों ही सेंस में आप मैंने जो ग्राफ बनाया ना इसको याद रखो। साइन थीटा का ग्राफ आता है ऐसा, ये जो वैल्यू है जीरो, ये वैल्यू है पाई, और ये है इसकी आधी वैल्यू। आधी वैल्यू मतलब पाई बाय टू। इसका मतलब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो बोला है ना, वो आपसे चाहता है कि यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस पोर्शन, यानी ऊपर का एक चौथाई या आधा पार्ट, पूरे का वन फोर्थ, देखो चार फोर्थ है इसमें, चार पार्ट में डिवाइडेड है बराबर। तो जीरो से पाई बाई टू का एरिया क्या हो गया है, वन। अब कॉमन सेंस लगा के बताओ कि अगर मेरा प्रॉब्लम में यहां पर वैल्यू अपर लिमिट में पाई लिख देता, क्या कर देता, अपर लिमिट को पाई लिख देता। इसको मैं इसको इस पेन से करना चाहता, अपर लिमिट को पाई लिख देता यहाँ पे, तो क्या चेंज होता, यहाँ पर पाई होता, यहाँ पर पाई होता तो यहाँ पर पाई होता, और कॉस पाई की वैल्यू होती है माइनस वन, ये कितना हो गया, माइनस टू, और बाहर की वजह से प्लस का टू। अब आपको सिर्फ ये याद हो कि जीरो से पाई बाई टू का साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है प्लस। तो मुझे नहीं लगता कि इसके लिए आपको मैथ्स की जरूरत है। ये प्लस वन और ये प्लस वन टू, चलिए, बड़ी बत्ती, आगे देखो इसी का मैजिक। अब सपोज किसी ने बोला कि ये जो वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू है थ्री पाई बाई टू, और आप इंटीग्रेट करके बताओ मुझे, अगर आपको ज़्यादा ही आता है तो, कि जीरो से थ्री पाई बाई टू का कितना आएगा इंटीग्रेशन। तो आपको पता है ऊपर तो प्लस है, नीचे माइनस होता है, तो ये कितना होगा, प्लस वन प्लस वन, प्लस वन प्लस वन टू, और ये माइनस। कुल मिलाकर आंसर क्या रहेगा हमारा, प्लस वन। सिर्फ ग्राफ की इंफॉर्मेशन से, एरिया के कॉन्सेप्ट से इंटीग्रेशन इजी है, ठीक है। और साइन थीटा और कॉस थीटा की जो मैंने बात, साइन थीटा की बात करी अभी, कॉस थीटा साइन थीटा में डिफरेंस नहीं होता, सिर्फ स्टार्टिंग वैल्यू का डिफरेंस होता। ये ज्यादा ये मत सोचना मैं तेज कर रहा हूँ इसको, ये है ही ऐसा। आपको जल्दी जल्दी में गाड़ी पकड़नी पड़ेगी ना, तभी आप इसके साथ अपना आपको मैच कर पाओगे। एग्जाम्पल कौन सा था मैंने पहले जो करा था उसका नंबर, देखो ये नंबर वाला काम है ना, बड़ा अजीब है। चार मान लो, पांच मान लो, काम करने में क्या नंबर को देखना, जब हमको ये पता है कि भैया हमको पढ़ना है, हमको पढ़ना है, हमके खुद के लिए पढ़ना है, तो उसमें क्या टाइम क्या नंबर। अब मेरा फॉर्मूला है या मेरा क्वेश्चन है कि इंटीग्रेट करो कॉस थीटा को डी थीटा के रेस्पेक्ट में जीरो टू पाई बाई टू। तो इस बार मैंने डिमांड करी कि सर हमें ग्राफ दे दो पहले, या मुझे ग्राफ पहले से पता है। कॉस थीटा का ग्राफ स्टार्ट होता है
+1 से और ऐसे जाता है, यानी कि ये वाली वैल्यू है 0, ये है 2 पाई, ये है पाई, और ये जो कट है पहला वाला ये है पाई/2 और ये है 3 पाई/। पहले हम बिल्कुल मशीन की, जैसे कि हमें कोई इंटीग्रेशन का ये वाला फॉर्मूला मतलब कॉन्सेप्ट नहीं पता एरिया का, अभी अभी मैंने सीखा कि इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, तो मैंने लिखा कॉस थीटा का फॉर्मूला सर ने बताया था साइन थीटा। यहाँ पे रखी लिमिट अपर और लोअर, फिर मशीन की जैसे पाई/2 माइनस साइन ऑफ 0, बट साइन पाई/2 +1 माइनस 0, आंसर इज +1। आप गौर से देखो तो इसमें और पहले वाले केस में क्या डिफरेंस है, कुछ है क्या? सिर्फ स्टार्टिंग वैल्यू का तो डिफरेंस है ना। हमको ये रेड वाला बनाना नहीं है, बट आप सोचो यही तो डिफरेंस था खाली। मैं अगर पहले वाले ग्राफ को यहाँ से शुरू कर देता रेफरेंस, तो ये कॉस थीटा का ग्राफ बनता है, तो वही सेगमेंट तो वही है, तभी तो साइन थीटा के डिफरेंशिएशन से कॉस थीटा आता है, कॉस थीटा के डिफरेंशिएशन से साइन, कॉस थीटा, कॉस थीटा के स्लोप से, देखो पॉजिटिव स्लोप आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, अब याद करो कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या था, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या था, माइनस, माइनस पे गौर करना, वैल्यू तो आपको पता है साइन थीटा, क्योंकि इसका स्लोप क्या है ना। जबकि यहां आप देखोगे इसके ऊपर वाले पोर्शन में इसका डिफरेंशिएशन क्या है, स्लोप कैसा आ रहा है, पॉजिटिव, इसलिए आगे जाके चेंज हो जाएगा, आगे जाके तो कॉस थीटा का भी चेंज हो जाता है। किसी को लगे कि बोले आपने ये वाला चेक करके क्यों नहीं बताया, भाई कंपैरिजन करेंगे तो सेम जगह तो करें, राइट। या इसकी वैल्यू यहाँ कंपेयर करो और उसकी वैल्यू यहाँ कंपेयर, कंपैरिजन तो किसी सेम डेटा पे तो होगा, नीट का एग्जाम सारे बच्चे एक जैसा देंगे ना, या एक्स के लिए अलग पेपर है, वाई के लिए अलग पेपर है, नहीं। हाँ, तो अब वापस से इसी वाली बात पे आ जाओ, इसका एरिया कितना आया, इसका एरिया आया +1, इसका एरिया आया +1। अब मुझे बताओ कि कोई आपसे बोलता है कि कॉस थीटा का इंटीग्रेशन करो 0 to 3 पाई/2, तो क्या आप इसके लिए इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाओगे? बोले हम तो लगाएंगे, तो आप लगा लो। जरूरत ही नहीं है, किस चीज की जरूरत है, यहाँ पे देखो सिर्फ ये देखना है कि ये वाला सेक्शन है +1 का, ये -1 का, तो ये तो 0 हो गया और ये क्या हो गया माइनस, तो आंसर आएगा -1। वेरीफाई करो, बोले आप करके दिखाओ, नहीं मैं नहीं करूंगा, ये तो आपको करना पड़ेगा अगर वेरीफाई करना है, तो बाकी इसमें वेरिफिकेशन की कोई जरूरत है ही नहीं। ठीक है, तो साइन थीटा और कॉस थीटा के इंटीग्रेशन तक का ही अपन इस पे काम करते हैं, बाकी और अपन प्रॉब्लम देखेंगे अगली क्लास में। इंटीग्रेशन में क्या इतने ज्यादा फॉर्मूले मतलब इसका रिक्वायरमेंट नहीं है, अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम इसके एप्लीकेशन पर बात करेंगे, और ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम मिल के कैसे मोशन को एनहांस करते हैं, मोशन के कॉन्सेप्ट को हमारे को लगाने में हेल्प करते हैं, ये देखेंगे हम। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्लास आपने भरपूर पूरे तरीके से ली है, लेंथी क्लास है, पर टाइम के साथ लेंथ क्लासेस की बढ़ती ही जाएगी। ओके, अपनी तैयारी को अपर लेवल पे रखो, नीट का एग्जाम आने वाला है, बोर्ड का एग्जाम आने वाला है, इनको छोटे छोटे पार्ट में समझने की कोशिश करो, बड़ी प्रॉब्लम को समझने का बहुत सिंपल तरीका है, उसको ब्रेक डाउन करो। और जैसा मैंने सबसे पहले बोला, फिर से वही वाली बात बोलता हूं कि मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ पॉसिबिलिटी। अपनी शार्पनेस, अपनी डिसीजन मेकिंग की कद्र करो, आप सब शार्प हैं, आप सब डिसीजन मेकर हैं, आप सबको एक ऐसे इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने होंगे लाइफ में जिसमें ये मैथमेटिक्स आपकी हेल्प करेगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि हाँ इसने क्या काम किया है, पर इसका काम है। ओके, थैंक यू।